की तरफ। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। हमने कल 26 क्वेश्चन को कवर किया था, आज हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भी हमारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो भाई, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले बात करें, वैधानिक अधिकार कौन से होते हैं? वैधानिक अधिकार कौन से होते हैं? वे अधिकार जिनको विधान द्वारा दिया गया हो, विधान द्वारा प्रदान किया गया हो, ठीक है। और विधान किसकी बात करता है? विधान यानी विधि के द्वारा। विधान क्या बनाता है? विधि बनाता है जी। विधान के ये वैधानिक अधिकार वो होते हैं जो विधान द्वारा यानी विधान द्वारा बनते हैं, यानी कह सकते हो ये क्या बनती है? विधि। और विधि को क्या कहा जाता है? विधि को कहा जाता है कानून। क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी गुरुजी है। भाई वाह, क्या दोस्तों, बहुत मजा आ गया। बिल्कुल, कानून की शक्ति मतलब वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? कानून की शक्ति होती है। भाई बात समझे? हैव यू गॉट इट? जितेंद्र कुमार जी 27 का बी आंसर नहीं है, आंसर होगा ए। क्या होगा? आंसर होगा ए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन ये आता है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का, या सामाजिक समझौता सिद्धांत का। भाई बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा? जल्दी से करें इसका आंसर, क्योंकि मैं आप लोगों के आंसर देने के बाद जो अपनी फीडबैक देता हूं उसमें मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी लोग उसका आंसर करते हैं। बढ़े आगे भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर कर रहे हैं सर 28 का बी होगा, देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत इसको क्यों कहा है। आपने देखा गुरुजी इसमें शब्द आ गया प्राकृतिक, और प्राकृतिक का मतलब है जिसको खुद प्रकृति ने बनाया हो, जिसको खुद प्रकृति ने बनाया हो। और प्रकृति को कौन बनाता है? देवी देवता बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं। अगर आपने ये लॉजिक लगाया है तो आप पूर्णतः हो जाते हो गलत। आपका आंसर पूर्णतः गलत होगा, 100% रॉन्ग होगा। देखिए, प्राकृतिक अधिकार वो हैं जिनको जो राजनीतिक सिद्धांत देने वाले एक व्यक्ति हैं हॉब्स, एक दार्शनिक है रूसो। इन लोगों ने इन सिद्धांतों को दिया, और इन सिद्धांत में इन्होंने बात की है सामाजिक समझौते की। इसकी बात की है, सामाजिक समझौते की बात की है। यानी इनका कहना था कि जिस प्रकार प्रकृति कहती है कि समस्याओं का समाधान आपस में मिलजुल कर लेना चाहिए, कहने का मतलब ये जैसे प्रकृति द्वारा निर्मित जो भी जीव है वो किसी भी समस्या के लिए एक दूसरे के साथ जुड़कर करना चाहता, यानी एक समाज का निर्माण करता है। इनका अपना एक मत था। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाते समय बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए, ठीक उसी प्रकार पॉलिटी में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप पढ़ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ जी सर, 28 का बी आंसर आपने दिया तो गलत आंसर है। बढ़ते आगे, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? इसका आंसर आप लोगों को करना है, जल्दी से आंसर करिएगा भाई। प्रारूप समिति का सभापति कौन था? ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर करो। देखो भाई, एक बात आपने सुनी गुरुजी कि प्रारूप समिति ने क्या किया। ये जो प्रारूप समिति थी, इसका निर्माण हुआ था 19 जुलाई ने अगस्त, अगस्त 1947 को, 19 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का निर्माण होता है। और ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष यानी सभापति आप कह सकते हो, यहां पर इन्होंने सभापति के रूप में पूछा है, कहीं पर इसको अध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो इसको कौन नहीं जानता? इसमें
आता है नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। किसका नाम आता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इसी को ही संविधान निर्मात्री सभा भी कहा जाता है। इसी को ही संविधान निर्मात्री सभा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि संविधान के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें इनका नाम आता है, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता इनको कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिग्री धारक व्यक्ति इन्हीं को माना जाता है। अब तक कोई भी व्यक्ति इनके जितनी डिग्री नहीं धारण कर पाया, डिग्री धारिकता में सबसे आगे इनका नाम आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारतीय संसद निर्मित होती है, जो भारत की संसद है वो निर्मित होती है, अर्थात उसका निर्माण होता है। बताओ किस किस को मिलकर? मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा कि जब जब हम संसद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? जब जब हम संसद की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें तीन चीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हमारे बुजुर्ग, जैसे परिवार में दादाजी होते हैं, राष्ट्रपति जी। दूसरी बार में दूसरे नाम पे आपका आएगा राज्यसभा, और तीसरा नाम आपका आएगा लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात आप लोगों की क्लियर हुई? ठीक, और यानी यहां से 52 से स्टार्ट होंगे हम, और 52 से लेकर 122 अनुच्छेद तक हम इसमें जिक्र करेंगे। तो कहां पर है भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया चल रहे हो। लेकिन सेशन को शेयर भी जरूर करते रहो। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करते रहो, जिससे कि जरूरतमंद बच्चों को, उन सभी जरूरतमंद प्रतिभागियों को इस क्लास को मिल सके। भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? कहने का मतलब यह है, सपोज दैट निर्वाचन हो गया, निर्वाचन हो गया 30 अगस्त को, 30 अगस्त 2021 को निर्वाचन का कार्य हो गया। तो भैया कितना व्यय करा है जो चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रचार में कितना व्यय किया है, इस बात का ब्यौरा वो कितने दिन तक दे सकता है, अधिकतम वो कितने दिन तक इसको आंसर करना होगा, उसका नाम आप लोगों को बताना है। भाई बताओ जल्दी। राष्ट्रपति, राज्यसभा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो भाई इधर, अरे रे ये कितना, अरे भाई वाह, ये कहां से निकला भाई? अच्छा, अरे भाई तो बड़ा अच्छे फीचर्स निकल गया। कभी कभी गलत काम भी अच्छे हो जाते हैं। तो चलते इसके राइट आंसर की तरफ मित्रों। राइट आंसर है 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर उसको वो प्रस्तुत करना होगा, पेश करना होगा। ठीक है भाई, बात समझे? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? बताओ भाई कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आकांक्षा जी, गौरी कुमारी जी 31 का सी, सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है आपका अपने चैनल पर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 20 होते हैं, 21 होते हैं, 22 होते हैं या 15 होते हैं? जल्दी से आंसर करें। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा हूं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो, ना भी होगी तो भी पूछूंगा। ठीक है, भारत में, इधर से पूछ लो, क्वेश्चन भी दिखता रहेगा। बताइए, आपसे पूछा जाएगा, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले
किसका निर्माण मित्रों? सबसे पहले न्यायालय का निर्माण कब हुआ? न्यायालय का निर्माण जो हुआ था, आपको आंसर करना है कि ये कब हुआ और कहां हुआ, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे भारत में। चलिए इसके चलते राइट आंसर की तरफ। तो इसका तो राइट आंसर होगा 15। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि गुरुजी जो आपने बताया इसका राइट आंसर क्या है। किसी ने आंसर दिया? कोई आंसर? 32 का बी आंसर गलत आंसर है। उतने होते हैं जितने कि भारत में होते हैं। बिल्कुल आकांक्षा जी बिल्कुल सही है। देखिए सन 1774 ईस्वी में, सन 1774 ईस्वी में यानी सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कहां? ये भैया कलकत्ता में, कलकत्ता में। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? बताइए इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये तो सहायक थे, चैम्बर और लिमिस्टर और हाइड, ये इनके सहायक थे। 3 नाम मैंने बता दिए। मुख्य न्यायाधीश का नाम आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताना भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित हैं। मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र कहां पर दिया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अंजू रानी जी ये बता दो कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये ऑप्शन यहां से आगे नहीं आएगा। बताओ यहां से आगे नहीं आएगा, जल्दी से आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? तेजी के साथ बत पानी वानी पिला दे। ठीक है भैया दे दो आंसर। किसने दिया आंसर अभी तक? चलिए कोई बात, देखो इधर चलते हैं इधर कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए। मौलिक कर्तव्य गुरुजी कुछ ऐसा सा सुना था हमने, तो 51 के सुना था हमने कहीं। मौलिक कर्तव्य इसमें तो दिए हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद किस भाग किस में आते हैं भाई? जल्दी से बताओ भाई किस में आते हैं? डी। बहुत बढ़िया, भाग 4 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और उसके तुरंत बाद आपके कर्तव्य दिए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित जो भी अनुच्छेद निकलेगा उस अनुच्छेद के बारे में क्या क्या टिप्पणी की है। आपने अभी नाम सुना डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है इस अनुच्छेद को, संविधान की आत्मा कहा है इस अनुच्छेद को। तो फटाफट आंसर करो भी, सेशन को शेयर भी करो। आर्टिकल 29। ओ हो बहुत बढ़िया। देखो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर हुआ सभी का? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित, देखिए भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित विवाद से या जनहित विवाद से। बताओ भैया, ये तो कह रही थी दो बार हो गया, ये इसका भाग नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसका रिपीटेशन हो गया है, तो इसको आप बेकार मानकर चलें। ठीक है, अब तो ना दिख रहा भी आपको, अब तो मैंने इस खाट की बुनाई सी कर दी इसके ऊपर। बताओ भाई क्या होगा इसमें, पांचों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आपका होगा इसमें राइट आंसर, उसका आप लोगों को आंसर बताना है जल्दी से। थर्टी फाइव का सी, 35 का सी, 35 का सी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिट है। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्प्रेक्षा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, परमादेश, ये सारी चीज आपको बताई थी। तो भैया इसमें क्या आंसर होगा गुरुजी, इसमें होगा भारत में न्यायिक सक्रियता जो होती है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, न्यायिक स्वतंत्रता से। आपने आंसर नहीं करा भी इसका, आपने आंसर नहीं करा इसका, चलिए कोई बात नहीं। देखो इधर, देखिए जनहित में जो भी विवाद होंगे, जनहित में, जन का मतलब जनता, जनता के हित में जो भी विवाद होंगे उन विवाद का न्यायिक सक्रियता से संबंध होता है। ये बात कही है एक बुक में, आपकी बुक इनकी है ओझा जी की, पृष्ठ संख्या 391, पृष्ठ संख्या 391 में आप उसको पढ़ के देखना। निम्नांकित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है, कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है, संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति या राष्ट्र का हित। बताओ जल्दी से भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करो। कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है, संगठन है, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति या राष्ट्रीय हित। पूछा क्या गया है राजनीतिक दलों का, क्या राजनीतिक दलों में संगठन नहीं होते, गुरुजी होते हैं, तो ये आंसर नहीं होता। क्या उसमें राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की बात नहीं करते, गुरुजी करते हैं, तो ये आंसर भी नहीं होता। संवैधानिक पद्धति के अनुसार चलते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी होता है। क्या राजनीतिक दल हैं वो मौलिक सिद्धांतों से असहमत हैं, गुरुजी बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये आंसर गलत है, मतलब ये बात गलत है, इसलिए ये आंसर सही है। ये आंसर तो सही है क्योंकि इसमें नहीं तो पूछा है, मौलिक अधिकारों के सिद्धांत से कोई भी राजनीतिक पार्टी असहमत नहीं हो सकती। यदि वो ऐसा करती है तो उसकी राष्ट्रीय, उसका पंजीकरण जो संख्या उसको रद्द कर उस पार्टी को निरस्त कर दिया जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार। क्लियर हुआ सभी का, बढ़े आगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर सकता है, राष्ट्रपति जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का जिक्र है वो आर्टिकल, यहां से लिख लो, चलो आर्टिकल 52 में है, और आर्टिकल 52 के बाद आर्टिकल आता 53। ये होता है भैया कौन, राष्ट्रपति की शक्तियां। और राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, या आप भूलना मत, जो मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। तो राष्ट्रपति, मैं पहले आपका आंसर देख लूं, मौलिक अधिकारों से सहमत, हाँ बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही है। देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी एक दूजे के लिए काम करते हैं। यहां एक दैत्य सो रहा है, यहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में है, फ्रांस, जर्मनी, जापान या चीन। बताओ भाई जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर।
देखो कितनी बढ़िया बात है। जो दैत्य, दैत्य का मतलब होता है राक्षस, यानी ये बात कही है किसी एक लेखक ने, दार्शनिक ने, और किसने कही है भैया? ये कही है फ्रैंक पार्किंसन ने। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई किसने कही, लेकिन फ्रैंक पार्किंसन ने अपनी जितने भी दर्शन दिए हैं, जितने भी दर्शन दिए हैं, जितने भी उपन्यास लिखे हैं, वो भैया किस पर लिखे हैं? दैत्य, राक्षस या डरावनी चीजों पर लिखे हैं। तो इन्होंने बात कही, और दोस्तों बिल्कुल सही बात कही भाई, ये बात मान लेना, बहुत अच्छी बात कहकर गए वो व्यक्ति, क्योंकि जर्मनी के हिटलर, ना 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 ना, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो भाई, जर्मनी के हिटलर ने नहीं, ये बात कही गई थी उस देश के संबंध में जिस देश से चला है कोरोना, जिस देश से चला है कोरोना, ठीक है। तो ये बात कही थी चीन के संबंध में। किसके संबंध में कही थी? चीन के संबंध में। और जब चीन देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने अपने को यही माना है। उन्होंने कहा कि हमें कोई पछाड़ने का काम ना करे, हमें कोई डराने धमकाने की गलती ना करे, क्योंकि हम अगर जाग गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कहते ना कि अशरफ अली बाप बनकर बेटी को विदा कर दे, अगर ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। ये ऐसा ही कुछ मिजाज चाइना का था, और चाइना के उसी मिजाज को देखकर इन्होंने अपने दर्शन में इस बात को कहा। बड़े आगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? बताओ भाई। संयुक्त राज्य की जो सीनेट है, कहां पूछ गया? ये सीनेट ही रहा। जैसे हमारे यहां संसद काम करती है ना, संसद, जैसे हमारे यहां संसद काम करती है, और संसद में एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में पता क्या होता है? अमेरिका में होता है कांग्रेस, और कांग्रेस के दो आपको सदन होते हैं। कौन से? आपका एक होता है सबसे पहला सीनेट। अब सीनेट ये वैसे तो ताकत में देखे, शक्ति के हिसाब से देखे तो सबसे ऊपर होता है, लेकिन संख्या के हिसाब से देखे तो ये कम होता है, संख्या के हिसाब से कम होता है। बहुत बढ़िया। और एग्जाम खत्म करने वाला कंट्री भी यही है। बिल्कुल सोनिया, बिल्कुल सही बात कही आपने कि एग्जाम को खत्म करने वाला कंट्री भी यही है, कि बच्चों को बिना पेपर दिए ही पास करा दिया। वहां रे कोरोना कितनों का तुमने नुकसान करा और कितनों का कर दिया भला? तो इसमें आंसर होगा 2। भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कितने चुने जाते हैं? 2 चुने जाते हैं भाई। और भारतीय इसका अमेरिका का संविधान कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए अमेरिकी सदन में शक्ति संतुलन के लिए 2 हिस्से बनाए गए हैं। ये एक तो सीनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है? संयुक्त राज्य सीनेट अमेरिका कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। मैंने अभी आपको बताया ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली सदन यानी निचली प्रतिनिधि सभा को माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में सीनेट की तुलना, मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? मैंने शायद लोकसभा के बारे में बताया है, उसको करेक्ट कर लेना। मैंने शायद गलत बता दिया है यहां पर, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। मैंने इसकी तुलना किससे करी है? लोकसभा से नहीं, इसकी तुलना किससे होगी? राज्यसभा से होगी, क्योंकि ये ताकतवर कम होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यहां पर संख्या में कम होती है, मतलब संख्या बल में ज्यादा होती है, ताकत में कम होती है। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बताओ भाई।
लास्की, प्लेटो, चार्ली या लॉरेंस? किसने कहा तटस्थता के बारे में? और इसको देखिए, अगर जो पॉलिटी के बारे में पढ़े हुए हैं बच्चे, तटस्थता का सिद्धांत, तटस्थता का सिद्धांत किसने दिया है? और तटस्थता का जो सिद्धांत जो दिया है वो आपका लॉरेंस ने दिया है। किसने दिया मित्रों? लॉरेंस ने दिया है। ठीक है, इसमें आपका लॉस्की, प्लेटो, चार्ली से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको सुधार, क्या, सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं कि इंसान हो, भगवान नहीं, गलती हो जाती है और गलती को स्वीकार लेना चाहिए। देखिए इसमें देखिएगा, असलंग्र राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? गुरुजी ये शब्द बड़ा अटपटा सा लग रहा है। जब भैया अटपटा सा लग रहा तो एक काम करो, इस अटपटे शब्द को अच्छे से बना लो, इसको लिख लो गुट निरपेक्ष। आप समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर अब भी समझ में ना आ रहा हो तो मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप लोग आंसर करोगे इसका। अब आप लोग आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 41 का। जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, इनका जो सबसे पहले सम्मेलन हुआ था, प्रथम महासम्मेलन, कितने क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? एक बार आंसर को देख लिया जाए। बहुत बढ़िया, भी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। गौरी कुमारी जी कह रहे हैं जो साथ में ना हो। अच्छा अच्छा, हाँ जो, हाँ बिल्कुल सही कहा। गुट निरपेक्ष का मतलब है जहां पर गुट ना बन पाए, जहां पर गुट ना बन पाए। ठीक है, चलिए, तो मैं इसमें बात करें, जो गुट निरपेक्ष है वो आपका बेलग्रेड से संबंधित है और युगोस्लाविया से इसका संबंध है, बेलग्रेड से। और इसमें गुट निरपेक्ष का संबंध जो इन्होंने बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। किसने बताया? मुझे नाम दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जहां लोग अलग अलग बटे हुए हों। बड़े आगे चलिए, 50 क्वेश्चन रोज रह जाते हैं। सन 1967 में जब एशियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? बताओ भाई। सन 1967 में एशियान संगठन बना, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो जाता है। ठीक है, एशियान संगठन सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग के लिए, चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, पश्चिम साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना और ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। बताओ भाई, 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए हैं। चारों ऑप्शन में से आप लोग जिस भी ऑप्शन को अच्छे से चुनोगे, मैं उसको मान लूंगा कि हाँ आपने इसको अच्छे से आंसर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। सर 42 का ये आंसर, 42 का ये आंसर बहुत बढ़िया। किसने दिया? गौरी कुमारी जी ने बिल्कुल सही दिया भाई। सदस्य राष्ट्रों के मध्य सबसे पहले जो परस्पर आर्थिक सहयोग की बात की गई थी, सबसे पहले एशियान ने क्या काम करा? परस्पर आर्थिक सहयोग, कि भाई एक दूसरे की पहले इकोनॉमिकल तरीके से हेल्प करो, जब देश संपन्न हो जाएंगे तब इसमें कुछ काम करेंगे। देखिए, सन 1967 में एशियान घोषणा पत्र, बैंकों घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ एशियान की स्थापना हो जाती है। और आसियान के संस्थापक जो राष्ट्र कौन कौन से भैया? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और आपका थाईलैंड है। इसमें जो इंडोनेशिया है, इसको हम द्वीपों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 17,000 द्वीप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं गुरुजी? 17,000 द्वीप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1990 के दशक में, वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों के बाद सदस्यता को इसमें क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। क्लियर है सभी की बातें? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये तो मैंने शायद कल भी आपसे पूछा था, कि संयुक्त राष्ट्र संघ
यानी यूएनओ के सामान्य सभा के सेक्रेटरी। अच्छा, इस बार सामान्य सभा के सेक्रेटरी पूछा है, इस बार सामान्य सभा के सेक्रेटरी पूछा है, तो उसका आंसर आप लोग करेंगे। तो सामान्य सभा के पूछे तो आपको आंसर करना है। पहले तो थे, देखिए पहले तो यासिर अराफत को बताया जाता था, लेकिन अभी क्या है, कोफी अन्नान। कौन है, कोफी अन्नान। बड़े आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना, क्वेश्चन 50 कराने मुझे, और आज स्टार्ट कर रहे हैं मैंने 27 से, और हमें आधा घंटा बीत चुका है। राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? भाई इसको काट दो, ये क्या आ गया बीच में, 1914, 1920, 1919 या इनमें से कोई नहीं। भाई फटाफट आंसर करेगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करें। देखिए यहां पर देखो, समझाने को तो इससे भी ज्यादा समझाया जा सकता है। कारण क्या है, 17 तारीख को आपका पीजीटी का एग्जाम है, और 17 तारीख को पीजीटी के एग्जाम से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को अधिकतम संख्या में क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 44 का बी आंसर आप लोग कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर करा। 1920 यानी 1919 का समय, 1919 जो मैं कल भी आपको बता रहा था, 13 अप्रैल 1919 को, अरे 1919 तो ऐसे लिखा जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो 1920 इसका बिल्कुल उसके ठीक 101 साल बाद ये हुआ। निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? नहीं पूछा है भाई, भारत, अमेरिका, सोवियत संघ या ब्रिटेन, कौन ऐसा है जो संयुक्त राज्य संघ की, एक मिनट भाई, ये क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगती है, फैन को भी देखना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ बिल्कुल सही बताया मैंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें आपका हुआ था। गौरी कुमारी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 2000 में एग्जाम हुआ था पीजीटी का, सन 2000 में एग्जाम हुआ था पीजीटी का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब आप लोग समझ सकते हैं, पीजीटी और आपका जीआईसी, ठीक है, आश्रम पद्धति, तो इन तीनों से रिलेटेड अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी डिटेल क्लास देखने के लिए आप जो मेरा पीजीटी वाला बैच आने वाला है, आने वाला क्या, जब नेक्स्ट उसके लिए बनेगा तब आप उसमें पढ़ना। हालांकि मैं सभी उसमें बहुत अच्छे तरीके से कराता हूं, तो इसको आप लोग आंसर करें जल्दी से। सर जी ए आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, इसमें आंसर है ए। भारत अभी इसमें स्थायी सदस्य नहीं है। बढ़िया, भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर, असंलग्नता पर, या सैन्य संग्रहता पर, या आवश्यकता आधारित उपागम पर। भाई ये कुछ शब्द जो होते हैं ना, बहुत ही टफेस्ट वर्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। देखिए संलग्नता इसको बोलना पड़ेगा। देखिए ऊपर असंलग्नता, ये और संलग्नता, बड़े मतलब टफ वर्ड होते हैं यार, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं ऐसे ऐसे शब्द। ठीक है, समझ में बात आ गई भाई। जी देखिए जीआईसी ये पूछ रही है, सर जीआईसी में भी पॉलिटी आती है क्या? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पर आपसे क्या नहीं पूछा जाता, मुझे ये बता दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए तो इसमें आंसर देखेगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या, अगर आपने सर 46 का डी होगा, गौरी कुमार जी कह रही सर डी आंसर होगा,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा डी। लेकिन आपको यह जानकर बड़ा दुख होगा कि आंसर डी नहीं है, आंसर है बी। भारतीय विदेश नीति आधारित है असंग्रता पर, मतलब सैन्य, ये डी कैसे मान लिया? आवश्यकता आधारित उपागम पर नहीं है। आवश्यकता आधारित उपक्रम का मतलब होता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम विदेशों से नाता जोड़ेंगे, ना पड़ी तो हम उससे तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, नाता बराबर रहता है, लेकिन हम किसी के साथ ऐसे जुड़े हुए नहीं कि उसी के आधार पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन ज्यादा सटीक होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए, अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई। ओ और एम संबंधित है संगठन और पद्धति से, ओम से संगठन और प्रबंध से, संगठन और कार्यालय के प्रबंध से। बताओ भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ओम, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो, बड़ा अच्छा लगता है इन सब बातों को सुनकर। ठीक है, तो देखिए, जब मैं कल आपको बता रहा था, मैंने एक शब्द बताया था आपको, पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब आपने सुना होगा, शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस थी। इसमें जब आप कोई काम करोगे तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, और उसके बाद आपकी जो पद्धति होगी, जो आपका सिस्टम होगा, जो तरीका होगा उसको चलाने का, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जल्दी से क्वेश्चन कवर करेंगे। 1968 का मिनोबुक सम्मेलन, अरे वाह गुरुजी, कहां से उठाकर लाए क्वेश्चन। मिनोबुक सम्मेलन 1968 का मिनोबुक सम्मेलन संबंधित है लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से या संगठन से। भाई बताओ, क्वेश्चन अलग है नहीं है? क्वेश्चन में आ रहा, मजा नहीं आ रहा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मतलब ये पॉलिटी के वो क्वेश्चन है जो वास्तव में एग्जामिनर जहां से निकाल के लाता। मुझे लगा ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए भी हैं। बहुत बढ़िया, 47 का सी, 47 का सी। अरे भैया 47 का ए भी तो देते रहे ना, 48 का तो दो, क्योंकि अभी आपके सामने 48 आंसर आ चुका है, तो 48 का आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं। देखो भाई, जब हम बात करते हैं मिनो बुक सम्मेलन की, तो ये नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। और इसने, ये आपका कब 1968 में था, और हनी नामक व्यक्ति ने इसमें अपनी रिपोर्ट पेश करी, इसलिए इसको हनी सम्मेलन भी कहा जाता है। हनी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, नवीन पटनायक से याद कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? तो जितने बच्चों ने मेरी क्लास कंटिन्यू ली है वो जानते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या मतलब होता है। जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, और जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। देखो भाई, हमारे यहां पर जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हमारे यहां पर जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो एक तो ग्राम प्रधान का होता है जी, एक आपका जिला पंचायत का होता है, जिला पंचायत का होता है। हमारे यहां जो भी विधान सभा होती है, यानी विधानसभा का चुनाव आपका प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये तो होगा गुरुजी राज्य स्तर पर। जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे अपने यहां पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो भैया ये होगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से। अर्थात ये भारत का व्यक्ति, जनता डायरेक्ट उनको नहीं चुनती, क्योंकि जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाए ऐसा नहीं है, जब प्रतिनिधि नौकरशाह द्वारा निर्वाचित किए जाए बिल्कुल नहीं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाए, ये है आंसर।
इसी कारण लोकसभा में ही प्रधानमंत्री का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि लोकसभा में बनकर जाते हैं हमारे यहाँ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनकर लोकसभा में भेजती है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन या इनमें से कोई नहीं। मतलब कुछ रिक्तियां हो गई, कुछों के पद खाली हो गए, कुछों ने त्याग पत्र दे दिया, कुछों की मृत्यु हो गई, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसको हम क्या करेंगे? नामांकन कराएंगे, उपचुनाव करवाएंगे, निर्वाचन होगा। बताओ भाई, जो लोग गांव से हैं वो अपने गांव के स्तर पर सोचे, जो शहर से हैं वो शहर के। हाँ बिल्कुल सी ही है। जो सोनिया जी कह रही हैं कि हमें वो लगाता सी लगाता, हाँ उसका आंसर सोनिया जी सी ही है, आप परेशान ना हो। इसका आंसर करो। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है? जल्दी से आंसर करो, इसका क्या होगा भाई राइट आंसर? अच्छा एक बात बताओ, हाँ जब आपके यहां ग्राम प्रधान हो, ग्राम प्रधान को मान लिया हटा दिया जाए या किसी भी प्रकार से भगवान ना करे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो उनके स्थान पर गांव में होते हैं उपचुनाव। क्या होते हैं? उपचुनाव। और ये प्रक्रिया निचले स्तर से अपर लेवल तक चलती है। तो आंसर क्या होगा? उपचुनाव। जिन बच्चों ने आंसर दिया है उपचुनाव यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड ऑप्शन चुना है, वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज का पर एक कलंक है? किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अस्पृश्यता और अस्पृश्यता का अंत, इस अस्पृश्यता का जो अंत हुआ है, एक मिनट भाई, अस्पृश्यता का अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 7 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये कहता है कि कोई भी अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब जो छुआछूत की समस्या थी कि ये शूद्र है, ये नीची जात का है, इसको छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, उसको खत्म कर दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। तो किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? ये किसने कहा भाई? कमेंट तो मेरे शो कर दो। कमेंट कहां चले गए? एक मिनट भाई, मैं चलो मिल गए कमेंट, ठीक है बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। 17 17 17। तो ये बात किसने कही भी? आंसर तो करो कम से कम। डी 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 डी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने डी आंसर करा? गौरी कुमारी जी डी, अंजू रानी जी डी, सोनिया जी कह रहे डी आंसर होगा। बहुत खूब आंसर कर रहे हो आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग डी आंसर करोगे। आंसर बिल्कुल सही है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक योजना को लॉन्च किया। उस योजना का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना राजनीतिक आंदोलन कहां से शुरू किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग आंसर करोगे गुरुजी चंपारण में। 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से, चंपारण 1916 में भाग लेते हैं, 1917 में सत्याग्रह आंदोलन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसी तरीके से सिलसिला आपके साथ लगातार बढ़ता रहेगा। नेहरू समर्थक थे, बताओ भैया, पूंजीवाद के, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के या अराजकतावाद के? अरे गुरुजी अराजकतावाद के तो हो नहीं सकते, तो ये तो आंसर आपका हो जाएगा गलत। इसको तो आप पूछो ही मत, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा हूं 52, यानी आज हम क्वेश्चन 52 को पार कर चुके हैं। स्वच्छता दिवस, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया अंजू रानी जी। स्वच्छता दिवस, मैंने तो दिवस नहीं पूछा, मैंने पूछा योजना, तुमने तो दिवस बता दिया। सर जी, स्टूडेंट तो अतुल सर जी के ही हैं। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, देखो मेरे से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, आप लोगों का पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए।
बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर करने चाहिए। देखिए, नेहरू जी ने गणतांत्रिक समाजवाद को समर्थन किया, और जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जैसे भारत देश आजाद हुआ, बस इतनी जल्दी लग रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वह कैसे ना कैसे करके तुम प्रधानमंत्री बना दो मुझे, मेरी बड़ी इच्छा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, और सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। ये आप बहुत मोटी मोटी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। देखिए, गिलेम्पेसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, गिलेम्पेसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने। बताओ भाई किसका होगा इसमें सही आंसर? हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। अभी भी गलत बताया, भारत स्वच्छ अभियान, भारत स्वच्छ भारत अभियान। तो भैया देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के भी लेखक कौन है? आपके जेवी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। ठीक है, इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया संविधान सभा में। तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताओ भाई, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया और क्यों दिया? बताइए। डॉक्टर लोहिया ने, पंडित नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने या अंबेडकर ने? बताओ भाई किसने दिया संपूर्ण क्रांति का नारा? देखिए, एक दिन मेरा मन है आप लोगों के लिए क्रांति के ऊपर एक बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो लाई जाए। उसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, भारत की क्रांति, मतलब बहुत सारी क्रांतियों को लेकर बात की जाए। और मेरा प्रयास रहेगा पैट के लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक महामैराथन क्लास होगी, जिसमें एक ही क्लास में कोशिश की जाएगी कि आपके सभी क्वेश्चन मतलब उसमें कराए जाएं। चलो आगे पीछे तो हो ही जाता है। तो ये वो व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी नाराज हो चुके थे कांग्रेस सरकार से। किससे हो चुके थे? कांग्रेस सरकार से नाराज हो चुके थे, और कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, नैतिक क्रांति, ये सभी 7 तरह की इन्होंने स्वतंत्रता की बात करी, और संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने ये नारा दिया, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार और नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रभाव को नई दिशा में मोड़ दो। भाई कितनी बढ़िया बात कह दी भाई, उस समय में कसम से दिल जीत लिया जयप्रकाश नारायण जी ने। इन्होंने कहा जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज को छोड़ दो, समाज के प्रभाव को नई दिशा में मोड़ दो। भाई आज भी अगर इस बात पे फॉलो कर लिया जाए ना, तो आप लोगों का भला हो जाएगा, मतलब मेरा भी हो जाएगा उसमें। एक तो मैं ना इस चीज के बड़ा खिलाफ हूं, दहेज वाले काम के, छोड़ने को नहीं, छोड़ने के तो पक्ष में हूं, लेकिन दहेज के। 5 जून 1974 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया, और क्रांति शब्द नया नहीं था, लेकिन संपूर्ण क्रांति तो नया था। क्रांति तो पहले हो चुकी थी, क्रांति तो पहले, उससे पहले दुनिया में कितनी क्रांति हुई है। और एक बात आपको बताएं, हर एक शासक ने यह सोचा कि अब हमें कोई नहीं उखाड़ पाएगा। फ्रांस की क्रांति हुई, वहां की सत्ता खत्म। रूस की क्रांति हुई, वहां का शासक खत्म। अमेरिका की क्रांति हुई, वहां का शासक खत्म। अरे ना जाने कितने आए और कितने चले गए ये बात मानने वाले कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वा हूं। तो सर्वे सर्वा कोई नहीं होता।
सर जी एक क्लास करियो कल लीजिएगा सर जी। चलो मैं देखता हूं कल एक मैराथन क्लास में देखता हूं, अगर उसकी प्रबंध हो पाता तो कल क्लास लूंगा। 1932 के पूना समझौते से कौन लोग संबंधित है? भाई अगर आप लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं और आपने पूना पैक्ट नहीं पढ़ा, पूना समझौता नहीं पढ़ा, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये मान के चलना। हाँ जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही आंसर है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 55 पर हम लोग आ चुके हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ था। चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के बीच हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। बताओ भाई, अगर आपसे पूछ ले स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की, तो भैया स्वराज का चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने नारा दिया? बहुत बढ़िया, बड़े आगे चलिए। राष्ट्र बिल्कुल सही कहा, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच ये पूना पैक्ट हुआ था। इस पूना पैक्ट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पैक्ट है। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की और समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148, केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। मतलब ये बात हो रही थी कि हम अलग से इनके लिए रिजर्वेशन चाहते हैं, क्योंकि इनको बराबर योगदान नहीं, मतलब बराबर इनको भागीदारी नहीं हो पा रही। तो इस चीज को लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच काफी मतभेद हुए हैं। पढ़िएगा, बहुत समझौता, ये पूना पैक्ट काफी फेमस है। गांधी ने 1930 और 1932 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में किसमें भाग लिया? कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, उसका नाम बताओ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यहां से पूछ लिया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए भारतीय व्यक्ति कौन था, तो उसमें भी नाम निकल कर आएगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनको स्पेशल इनविटेशन भेजा था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, तो भैया देखिए ये था आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन। बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सिलसिले को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत बहुत पसंद आया होगा, और मेरी उम्मीद और आशा आप सभी लोगों के साथ है कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप सभी लोगों के एग्जाम में 4 चांद लगे, आप लोग अच्छे से करके आए। और इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। मिलेंगे अगले सेशन में। लेकिन दोस्तों एक काम जरूर करके जाइएगा। एक काम आप लोगों को क्या करना है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे हमारा मनोबल और भी बढ़े। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में। कल का पता नहीं, कल देखते हैं, कल की शायद छुट्टी रहेगी। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।